हेलो व्यूअर, वेलकम टू फार्मा डिजिटल। एंड आज हम इस वीडियो में दो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है ट्यूबरकुलोसिस एंड व्होपिंग कॉफ। तो आज के इस वीडियो का पहला जो डिजीज है जो कि जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है ट्यूबरकुलोसिस, और इसे इन शॉर्ट टीबी भी बोलते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस जो है एक हाईली कॉन्टाजिनस डिजीज है जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर ये मेनली लॉन्ग्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और ये जो टीबी है ये एक लाटिन वर्ड से आया है। यहाँ पे ट्यूबरकल एंड ओसिस दो वर्ड को मिला के ट्यूबरकुलोसिस वर्ड बनता है। तो ट्यूबरकल का मतलब जो है वो है राउंड नोड्यूल्स, और स्वेलिंग का मतलब होता है ट्यूबरकल। एंड ओसिस मीन्स conditions, means where the condition is occurs with swelling and nodules formation। और यहाँ पे जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्यूबरकुलोसिस कराता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है और ह्यूमन में ट्यूबरकुलोसिस कराता है। और एक स्पेसीज है माइकोबैक्टीरियम बोविस जो कि एनिमल को ट्यूबरकुलोसिस कराता है। और ये बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है पल्मोनरी टीबी जो कि लॉन्ग्स को इन्फेक्ट करता है, एंड दूसरा जो है अदर देन लॉन्ग्स को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि लिम्फ नोड को, और लॉन्ग्स का जो आउटर कवरेज रहता है प्लूरा उसी करता है। देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, स्केलेटल मसल्स, पेरिकार्डियल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी, और भी बहुत तरीके का टीबी ये रहता है मीन्स। लेकिन ज़्यादातर जो लोग इफेक्ट रहते हैं वो है पल्मोनरी टीबी। एंड इसका जो सीवियर सिम्टम्स रहता है जो कि कंसिस्टेंटली कॉफ होता है, एंड चेस्ट पेन्स, कॉफी विथ ब्लड स्पूटम मीन्स स्पूटम में ब्लड निकलता है, एंड डिफ़िकल्टी होता है सांस लेने में। उसके बाद यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, क्लाउडी एंड रेडिश यूरिन वो एक्सक्रीट कराता है। देन फीवर विथ चिल्स एंड फैटिग मीन्स थकावट भी कराता है। ये हो गया सीवियर सिम्टम्स ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन। ज़्यादातर ये जो इन्फेक्शन है वो कॉफिंग, स्नीजिंग एंड फाइन ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, जो कि एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जो है वो कॉफिंग और स्नीजिंग करता है तो उससे उस पेशेंट से जो ड्रॉपलेट्स निकलता है वो एयर के थ्रू ट्रैवल करके एक हेल्दी इंडिविजुअल में जाता है और उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स को इन्फेक्ट कराता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर ठीक टाइम में ट्रीट ना किया जाए तो ये लीथल भी हो सकता है, मीन्स ये इंसान को मार भी सकता है। यहाँ से आप जान सकते हो कि यहाँ पे आप पता लगा सकते हो कि इफ़ इट इज़ लेफ्ट ऑन ट्रीटेड इट किल्स मोर देन 50% ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट्स, मीन्स लगभग 50% लोग जो हैं वो मारे जाते हैं अगर ठीक टाइम में ट्रीट नहीं किया जाए तो। यहाँ पे इसका ट्रांसमिशन किस तरीके का रहता है यहाँ पे देख सकते हो। ये इन्फेक्टेड पर्सन से जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो पैथोजन है वो एक हेल्दी इंडिविजुअल में जाता है, एंड उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन होना शुरू कर देता है। यहाँ पे इन्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मैक्रोफेज, यहाँ पे एक टर्म आया है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज मीन्स ये हमारा जो इम्यून सिस्टम का सेल रहता है जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और जो एंटीजन के अगेंस्ट में वो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। एंड देन ये माइक्रोफेज में एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ग्रानुलोमा में ये पेनिट्रेट करने लगता है। यहाँ पे एक टर्म आया ग्रानुलोमा। ग्रानुलोमा मीन्स सिंपली एक माइक्रोफेज सेल, दो डिफरेंट मोर नंबर ऑफ माइक्रोफेज सेल मिला के एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसे बोलते हैं ग्रानुलोमा, जो कि वो पैथोजन और डिजीज कॉजिंग एजेंट के अगेंस्ट में वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे ये जो वेसिली है वो ग्रानुलोमा के अंदर ही पेनिट्रेट करने लगता है। जो ग्रानुलोमा है वो डिफेंस नहीं कर पाता जो टीबी कॉजिंग पैथोजेंस है। उसके बाद ग्रानुलोमा में एंटर करने के बाद ये ग्रानुलोमा में मैच्योर्ड होने लगता है, एंड उसके बाद ये ग्रानुलोमा को डिस्ट्रॉय करके वो लीथल हो सकता है जो इन्फेक्टेड पर्सन में। यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में कितना भयानक दिख रहा है। यहाँ पे जो फेफड़ा है इन्फेक्टेड पर्सन का, जो कि यहाँ पे उसका लंग्स को जो है वो पूरी तरह से डैमेज कर दिया है, जो ट्यूबरकल वेसिली है।
एंड उसके बाद हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं, मीन्स हम कुछ स्टेप लेके हम ये ट्यूबरकुलोसिस बीमारी से बच सकते हैं, जैसे कि proper using of mask and proper vaccinations, means BCG vaccinations, regular medical follow-up and isolation of the patients, proper ventilations, natural sunlight, and the germ or microorganism is killed by proper UV rays. एंड इस ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए एक वैक्सीन दिया जाता है जिसका नाम है BCG वैक्सीन, और इसका जो फुल फॉर्म है बेसिली कालमेट गुइरिन, और ये पहले 1921 में और 1921 में पहले यूज किया गया था, एंड इट इज़ द ओनली अवेलेबल ऑप्शन फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस, एंड इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द डिजीज। एंड ये जो वैक्सीन है वो 0.1 ml डोज में इंट्राडर्मली दिया जाता है, और इसका जो एफिकेसी रेट है और जो थेरापेटिक पीरियड है वो 15 से 20 साल तक ये वैक्सीन अपना एक्शन दिखाता है, मीन्स ये उस ट्यूबरकुलोसिस से हमें 15 से 20 साल तक बचाता है एक बार डोज देने से। एंड इसका जो एफिकेसी रेट है वो 80% का रहता है, और ये हेल्दी इन्फांट्स में जब और छोटे बच्चों में जब हम छोटे रहते हैं उस टाइम दिया जाता है, लेकिन जो बच्चों में जो HIV का सिम्टम्स दिखाई दे रहा है उसे छोड़ के, मीन्स HIV का सिम्टम्स दिखाई दिया तो ये BCG वैक्सीन जो है वो नहीं दिया जाता, क्योंकि ये HIV इन्फेक्शन को और एग्रेवेट कर सकता है और कॉम्प्लिकेट कर सकता है। एंड डॉट्स एक स्टेप है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू स्टेप लिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए पेशेंट को, और ये डॉट्स का जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, मीन्स ये एक प्रोसेस है जो कि एक ट्रेन हेल्थ वर्कर के थ्रू वो पेशेंट को निगरानी रखा जाता है, मीन्स वो गवर्नमेंट्स के थ्रू ये फ्री में जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो दिया जाता है पेशेंट्स को, और उस ड्रग का किस तरीके का इफेक्ट रहता है पेशेंट में वो निगरानी रखा जाता है बाय ए ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर। एंड कुछ ड्रग जो है वो ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने में मदद करते हैं, उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है फर्स्ट लाइन ड्रग एंड दूसरा जो है वो सेकेंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर आते हैं आइसोनाइजिड, रिफाम्पिन जैसे ड्रग, एंड सेकेंड लाइन में आते हैं साइक्लोसेरिन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन, इथेनोमाइड जैसे ड्रग। यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे ये पहले प्रीफर किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीटमेंट करने के लिए, और ये सेकेंड लाइन ड्रग जो है वो ये फर्स्ट लाइन ड्रग के साथ ये कॉम्बिनेशन थेरापी के हिसाब से यूज किया जाता है, और कई कबार ये फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो और ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है और जो ट्यूबरकल बेसिली है वो रेजिस्ट करने लगता है, इसकी वजह से ये फर्स्ट लाइन ड्रग के साथ ये सेकेंड लाइन ड्रग कॉम्बाइन थेरापी के हिसाब से यूज होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज फर्स्ट डिजीज, एंड दैट इज द ट्यूबरकुलोसिस। एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन टू whooping cough. And here in today's class the second disease we discuss is that is the whooping cough. And whooping cough जो है ये बैक्टीरिया वर्डोटेला पर्टुसिस की वजह से होता है, एंड ये ज़्यादातर सीवियर कॉफिंग जो होता है उसे बोलते हैं whooping cough। यहाँ पे एक टर्म आता है whooping मीन्स सिंपली नॉइजी, जो टर्म मीन्स जोर जोर से जब हम खांसते हैं उस डिजीज को बोलते हैं whooping cough। एंड ये whooping cough जो है 100 days cough भी बोला जाता है, मीन्स 100 days cough इज इक्वल टू whooping cough। एंड ये जो कॉफिंग है ज़्यादातर लोगों का इनएडिक्वेट लाइफस्टाइल की वजह से होता है, मीन्स जो चेन स्मोकर हैं बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उसकी वजह से भी ये whooping cough जो होता है, मीन्स और ये जो उन पेशेंट में और उस इंडिविजुअल में ये वर्डोटेला पर्टुसिस जो वो है वो इजीली अफेक्ट कर सकता है। एंड ये whooping cough का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है बॉर्डिटोला पोर्टुसिस एंड बॉर्डिटोला परपरेटुसिस, देन हेमोफाइलस हेमोलाइटिकस एंड एडेनोवायरस एंड ब्रोंकी सेप्टिका। लेकिन ज़्यादातर जो है ये बॉर्डिटोला पर्टुसिस की वजह से whooping cough इंसान को इफेक्ट करता है। यहाँ पे इस पिक्चर पे देख सकते हो बॉर्डिटोला पोर्टुसिस का जो पिक्चर है उसका जो स्ट्रक्चर है, मोर्फोलॉजी है। नेक्स्ट उसका इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स उसे इंसान के अंदर इफेक्ट करने के बाद कितने दिनों के अंदर ये जो है सिम्टम दिखाता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 से 10 दिन का रहता है।
एंड कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हमें सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है, वोमिटिंग्स में उल्टी कराता है और हमें डिहाइड्रेट भी करा देता है ये whooping cough। एंड ये इसके साथ ही जब whooping cough जो है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो तब हमारा जो फ्रेनुलम लिंगुअल फ्रेनुलम मीन्स हमें जो लॉन्ग के नीचे वाले पार्ट में जो स्किनी फ्लैप जो है वो जो जोड़ के रखता है लंग्स को, वो यहाँ पे इन्फेक्ट करता है पोर्टोटेला पोर्टोसिस में। और ये जो कंजक्टिवाइटिस लेयर रहता है, जो वाइट वाला पार्ट रहता है जो कि कंजक्टिवा से बना हुआ होता है, उसे भी इन्फेक्ट करता है और ये सब कंजक्टिवल हेमोरेज कराता है। सब कंजक्टिव हेमोरेज मीन्स यहाँ पे इंटरनली ब्लड क्लॉट हो जाता है। नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स ये कैसे फैलता है। it is also a respiratory disorder. It is also transmitted through the tiny droplets comes from the mouth and nose of the infected patients। means जितने भी जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं वो ज़्यादातर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही इन्फेक्ट होते हैं। और जब हम क्लोज कांटेक्ट करते हैं कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो सिंपली यहाँ का जो बेस्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस है वो है टीनी ड्रॉपलेट्स। एंड इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं हम खुद को खुद प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करके और वैक्सीनेशन करके, जो कि DPT वैक्सीन है, डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टीटानस वैक्सीन, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ये 0.5 ml इंट्रामस्कुलर डोज में 5 डोज भी ये दिया जाता है। पहला डोज जो है वो 6 वीक में दिया जाता है, बच्चा होने के 6 वीक के बाद। दूसरा जो डोज जो है वो 10 हफ्ते में दिया जाता है। एंड थर्ड डोज जो है वो 14 हफ्ते में दिया जाता है। एंड फर्स्ट बूस्टर डोज जो है वो 16 से 18 महीने में दिया जाता है। एंड सेकंड बूस्टर डोज जो है वो 5 साल में दिया जाता है। और ये पोर्टोटेला पोर्टोसिस इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं जब हम खांस रहे होते हैं और छींक रहे होते हैं, तो तब हमें कवर करना चाहिए एक रुमाल के थ्रू। और डायरेक्ट हमारा जो हाथ है वो मुंह या नाक में रख के हमें प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हाथों में बैक्टीरिया फैला सकता है। उसकी वजह से यहाँ पे इस पिक्चर पे देख सकते हो कि प्रॉपर तरीके से ये किस तरीके से वो नाक और मुंह को ये रोक रहा है जब छींक रहा है ये। और ये पर्टूसिस जो है वो ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन्स, छोटे बच्चों को और इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्लोज कांटेक्ट होने के बाद वीकन इम्यून सिस्टम। और एक टर्म है वनिंग इम्यूनिटी। वनिंग इम्यूनिटी मीन्स जब हमारा बॉडी जो है कोई एंटीजन और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आने के बाद बॉडी जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है उस एंटीजन से हमें बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये जो वनिंग इम्यूनिटी होता है वो यहाँ पे कर नहीं पाता, वो होता है वनिंग इम्यूनिटी। एंड नेक्स्ट जो है वो एल्डर पर्सन मीन्स ये जो 6 कैटेगरीज ऑफ पीपल जो है वो ज़्यादातर रिस्क रहता है ये whooping cough करने के लिए। एंड कुछ एंटीबायोटिक्स हम यूज कर सकते हैं whooping cough के दौरान, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लारिथ्रोमाइसिन। And here in this video regarding the communicable disease tuberculosis and whooping cough is enough here. Hope you enjoy the topic. If you have any kind of doubt, frequently ask to me. Have a good day.